नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। पिछले भाग में हमने बात करी मानसिक रोग, कारण, लक्षण और चिकित्सा। भाग 1, होने का कारण क्या होता है, ये बात हुई। लक्षण क्या क्या हैं और चिकित्सा। कुछ कारणों में जो मुख्य कारण रहा वो है अप्रसन्नता। अप्रसन्नता उपजने का कारण क्या है? अप्रसन्नता सिर्फ तब होती है हमें जब हम किसी से आसक्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। और जब वो अपेक्षा जो हमने किसी से रखी थी, उस अपेक्षा पर सामने वाला व्यक्ति जब खरा नहीं उतरता या फिर वो उसके अगेंस्ट कुछ कर देता है, हमारी अपेक्षाओं की उपेक्षा अगर हो जाती है, तो जो उपजता है अंदर, उसको अप्रसन्नता बोलते हैं। एक बहुत अच्छा स्लोगन, अप्रसन्नता किस तरीके से रोग पैदा करती है उसके लिए बोला गया। अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति। अप्रसन्नता और चिंता, चिंता के लिए भी कहा जाता है, चिंता तो चिता के समान होती है। चिंता न करते हुए चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में क्या अंतर है? चिंतन का मतलब होता है एक विचार आया, हमने उस विचार की एनालिसिस करी, एक कंक्लूजन पर पहुंचे और विचार समाप्त, खत्म, बात खत्म, तो वो टॉपिक गया। इसको चिंतन बोलते हैं। चिंता का क्या मतलब है? विचार आया, हम उसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, पूरा ही नहीं हो पा रहा। एक ही विचार का रेगुलर रेसिटेशन हो गया था, कुछ सोच लिया था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ओह वैसा सोचा, अगर ऐसा कर लेते तो क्या हो जाता। तो लगातार एक ही विचार का मन में बार बार करके आते रहना और उस विचार से संबंधित हम कोई निर्णय ना ले पाए, उसको चिंता बोलते हैं। तो अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति। और अप्रसन्नता का कारण भी समझ में आया, हमारी अपनी अपेक्षाएं, हमारी अपनी आसक्तियां। तो ये तो हुए मानसिक रोगों के शरीर में उपजने का कारण। लक्षण पिछली बार बता ही दिए। चिकित्सा जो बताई, कुछ और ऐसी चीजें हैं। सामान्य तौर पर मैं जब किसी भी चीज को बताना चाहता हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम करते नहीं हैं। मेरी अपनी तो कम से कम ये आदत है कि जब तक मुझे पूरा समझ में नहीं आता मैं नहीं करता कुछ, और करूँ इसके लिए समझना ज़रूरी है, और समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है। आशा है आपने पिछला वीडियो मानसिक रोगों से संबंधित जो बनाया उसको देखा होगा। अगर ना पूरा देखा है तो आप उसको कृपया कर पूरा देखें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत चीज़ें समझाने का मैंने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है, संभवतः समझ में भी आए आपको। तो चिकित्सा में कुछ चीज़ें जो वैसे ही बताई जा सकती हैं, पॉइंट टू पॉइंट तो बहुत आसानी से बोला जा सकता है। पॉइंट नोट करे, याद कर लिए, रट लिए और बोल दिया। उसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्तर पर उसका फॉलो अप ना हो पाए। जब तक लोग समझेंगे नहीं तब तक नहीं करेंगे। तो अब बात आती है चिकित्सा में, और क्या क्या ऐसी चिकित्साएं मानसिक रोगों से संबंधित हो सकती हैं जो प्राकृतिक हों, जिनका कोई नुकसान ना हो शरीर पर, और शरीर में पूरे तरीके से हमको फायदा देने का काम भी करें। तो सबसे पहले हम चिकित्सा के रूप में हमने प्राकृतिक चिकित्सा में गुनगुने पानी में पैर डालना, नाक में घी डालना,
हमने कुछ आसन, टहलने की विधि, प्राणायाम और मेडिटेशन इज़ दी बेस्ट मेडिकेशन पर बात करी थी। अब हम आते हैं कि और कैसी ऐसी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, प्राकृतिक पद्धतियां हैं जो हमको मानसिक रोगों से निजात दिलाने में सहायक हैं। तो एक बहुत अच्छा चिकित्सा के रूप में काम करती है, एक बहुत अच्छी चिकित्सा, वो होती है मृत्तिका चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी चिकित्सा में अगर मस्तिष्क के हिस्से पर हम मिट्टी, काली मिट्टी 8 घंटे पानी में अच्छे तरीके से भिगो के उसकी लगभग 1 इंच मोटी परत बनाएं, लगभग 3 इंच चौड़ी और पूरे माथे को कवर करे, इतनी लंबी वो परत हो मिट्टी की पट्टी, उस मिट्टी की पट्टी को बना करके हम माथे पर रखें। मिट्टी, लोगों को लगेगा कि मिट्टी माथे पर रखने से कैसे काम करेगी। मिट्टी माँ होती है। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में 4 माताओं का वर्णन है। धरती माता, भारत माता, गौ माता और हमको जन्म देने वाली माता। जब हमारे सर में दर्द होता है, माँ का हाथ माथे पर आता है और हमको 50% आराम हो जाता है, होता है। ऐसे ही धरती माता मतलब मिट्टी, मिट्टी धरती से ही तो लेते हैं। तो माँ के समान काम करने का काम मिट्टी करती है। मिट्टी को पानी में भिगोकर पट्टी बनाकर माथे पर रखा जाए। ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर सर्दी जुकाम दमा की समस्या है तो अगर हम ठंडी मिट्टी माथे पर रखेंगे तो बढ़ जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ हम किस उद्देश्य से उपयोग में लाना चाह रहे हैं। तो नुकसान कर सकती है अगर हमको अभी नाक बह रही है, सर्दी है, जुकाम है, ऐसे समय में माथे को ठंडा कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका ध्यान रखें। बाकी अगर ये समस्या नहीं है और मानसिक रोगों से हम पीड़ित हैं, हमको बहुत अनिद्रा है, नींद ही नहीं आ रही बहुत दिनों से, तो हम मिट्टी की पट्टी माथे पर रख सकते हैं। मिट्टी का लेप पूरे शरीर पर कर सकते हैं। पतला पतला मिट्टी का लेप किया और मिट्टी जब सूखने लग जाए तो हम पानी से नहा लें पूरा मिट्टी को साफ करते हुए। एक बहुत अच्छा इलाज होता है मिट्टी का गड्ढा। थोड़ा सा पानी मिट्टी को नम करने के लिए रात को, शाम को पानी डाल दिया, सवेरे सवेरे उसको ढंग से मिट्टी को गड्ढा एक खोद करके लगभग 3 फीट बाय 6.5-7 फीट का गड्ढा खोदा। लगभग उसको हम 1 फीट 1.5 फीट मैक्सिमम 2 फीट, इसके लिए गड्ढा कहीं भी नहीं खोदना है। मिट्टी हमें साफ अच्छी मिट्टी उठा करके एक जगह इकट्ठी करनी है और उसमें फिर हम गड्ढा खोदें उसी मिट्टी में, और उस मिट्टी को भुरभुरा करके, रात का शाम का पानी डला हुआ था, थोड़ी नम है वो मिट्टी, उस मिट्टी में हमको लिटा दिया जाए पूरा। और उसके बाद फिर मिट्टी हम पूरा पैरों से होते हुए धीरे 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 करके हाथ अंदर रहें और गर्दन तक हम मिट्टी से अपने आप को ढक लें, लेट करके। खड़े होके नहीं जाना है मिट्टी के गड्ढे में, लेट करके। और फिर माथे पर गीला एक कपड़ा रखें, सिर गर्म ना हो जाए इसके लिए। और हम लगभग 30 से 40 मिनट इस मिट्टी के गड्ढे का स्नान हम यहाँ देते हैं। बहुत अच्छा लाभ होता है। शरीर बिल्कुल निश्चल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जो लोग मिट्टी का गड्ढा लेके यहाँ मिलने मुझे आते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ गया। तो ये चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा हो सकती है। अगर चाहें तो ये चिकित्सा हम घर में भी आराम से कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, 1-2 ट्रॉली मिट्टी डलवाई। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम लगभग 15 दिन या 20 दिन में, अगर मिट्टी पे प्रॉपर धूप पड़ रही है तो 15-20 दिन, नहीं तो हम 3-4 दिन के बाद ही मिट्टी को बदलें, ज़रूरी होगा। क्योंकि जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारी अशुद्धियाँ हैं, वो मिट्टी में आएंगी। और उसी में अगर हम लेटते रहेंगे तो फिर
प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, प्रॉपर जो फायदा होना है वो नहीं हो पाएगा। इसका ध्यान जरूर रखें। तो ये चिकित्सा हो सकती है। इसके बाद एक चिकित्सा होती है भ्रकुटी स्नान, माथे पर पानी गिराना। सीधे लेट जाएं, सीधे लेटे अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लें, पूरा ध्यान श्वास पर लगा लें। हम शिथिलता का अभ्यास करते रहें और जो सिरोधारा का अपरेटस आता है, एक मिट्टी का घड़ा, उसमें नीचे एक छोटा सा बारीक सा छिद्र करके कॉटन की बत्ती घुसा लगा दी जाए उसमें, और पानी भर के उस पानी की धार हमारे माथे पर, यहाँ भ्रूमध्य पर गिरे, हम लेटे हुए हैं। लगातार इस प्रोसेस को अगर हम 5 या 7 मिनट 10 मिनट तक करते हैं तो ये भी हमारे लिए स्लीप इंड्यूसर है, बहुत अच्छा। ये ब्रेन के लिए कामेटिव इफेक्ट जनरेट करने वाला है। तो मानसिक स्थिरता इससे आएगी, और मानसिक स्थिरता आएगी तो मानसिक रोगों में बहुत अच्छा आराम मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा इससे। इसको भी हम घर में कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम शंकर जी शिवलिंग पर एक मटके को, जो स्टैंड पर रख के मटके को, मटके से धार शिवलिंग पर गिरती रहती है, ठीक वैसी ही कोई व्यवस्था हमको कर लेनी है। बहुत आसानी से अरेंज हो जाएगा ये। एक मिट्टी का घड़ा, लगभग 4 लीटर 5 लीटर पानी जिसमें आ जाए, उसमें नीचे सेंटर में एक छोटा सा पतला सा बारीक सा होल किया और उसमें कॉटन की बत्ती डाल दी, पानी भर के मिट्टी की घड़े की गर्दन या घड़े को नीचे से रस्सियों से लेके ऊपर की तरफ किसी चीज़ से लटका दिया, और फिर हम जो धार जहाँ गिर रही है वहाँ अपना माथा, या हम जहाँ लेटे हैं वहाँ उसके माथे के ठीक ऊपर उस घड़े को लटका लें, और फिर ये व्यवस्था हम कर सकते हैं आसानी से। ये इलाज बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा इलाज और होता है, पूरे शरीर पर गीली चादर लपेट, फुल वेट सीट पैक। फुल वेट सीट पैक जो है वो भी हमको बहुत अच्छा आराम करेगा। पूरे शरीर पर पहले हमने नीम के पानी से या सादे पानी से, गुनगुने पानी से पूरे शरीर को पोंछ लिया, या मालिश हो गई हमारी। उसके बाद पहले कॉटन की चादर पानी में गीली करी, पानी में गीली करके हमने लपेटी, पूरे शरीर पर लपेट ली। उसके ऊपर से एक सूखी चादर कॉटन की, और उसके ऊपर से कंबल हम लेट करके, पहले कंबल डाल दें, उसके ऊपर से सूखी चादर, उसके ऊपर से गीली चादर, उसके ऊपर से हम लेट जाएं। चादर को इस तरीके से गीली चादर को डाल लिया, उसके ऊपर से सूखी चादर कोई हमारे, क्योंकि हमारे हाथ तो अंदर आ गए ना, तो कोई सूखी चादर डाल दें और उसके ऊपर से कंबल को इस तरीके से ढक दें। हमारा ये वाला हिस्सा केवल खुला रहेगा ऊपर का, और अंदर का पूरा हिस्सा गीली चादर, सूखी चादर और कंबल से ढक जाएगा। तो ये भी ब्रेन के कामेटिव होने में बहुत इफेक्टिव है। शरीर के हर भाग से पूरे तरीके से एक्सक्रीशन जो स्वेट के माध्यम से होता है उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है, और हमारे शरीर की स्थिरता और मन की स्थिरता के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये वाला इलाज भी बहुत फ़ायदा कर सकता है, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है ये। साथ में एक और जो क्रिया है जिसका अभ्यास हम रोज़ नियमित रूप से कर सकते हैं, वो है कि रात को जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, एक तो ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे जब थकते हैं, जैसे जब किसी को भूख लगती है तो वो सूखी रोटी भी बड़े प्यार से और बहुत स्वाद से खा लेता है, स्वादिष्ट लगती है उसको। और जब पेट भरा होता है तो कहा जाता है ना, भरे पेट में तो गुजिया भी बेकार लगती है। तो ऐसे ही कि जिसको नींद आती है, जिसने बहुत काम किया है, पूरे दिन श्रम किया है, तो वो तो हमारे यहाँ ऐसे कार्यकर्ता हैं कुछ जो पूरे दिन पूरे मेहनत से काम करते हैं, और दोपहर में अगर 1 घंटे के लिए उनको विश्राम के लिए वो समय जो मिलता है, उसमें वो लॉन में, कॉरिडोर में, या जो हमारे आश्रम में रोड है उसके बगल में ही लेट जाएं तो वहीं नींद आ जाए उनको।
लेकिन नींद किसको नहीं आती है? जो तनाव में बहुत है। और तनाव में वही होगा जिसके पास कहीं ना कहीं ऐसा काम है जो बहुत तनाव पैदा कर रहा है, जो बहुत स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, या फिर शारीरिक श्रम जिसके पास नहीं है और मानसिक काम बहुत ज़्यादा जो कर रहे हैं, उनको ये साइकोलॉजिकल बीमारियां हो रही हैं। कहाँ जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां बहुत कम होती हैं। तो एक क्रिया जो बहुत आसानी से और बहुत ही सरल सी क्रिया है, हम कर सकते हैं, वो है हम सीधे लेटें। लेटने के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। लेटने के लिए जो तैयारी होती है कि जहाँ हम सोएं वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, कमरा साफ़ सुथरा हो, बदबू नहीं आ रही हो, पर्दे लगे हुए हैं या कालीन पड़ा हुआ है, कारपेट पड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। हल्की सी फ्रेगरेंस अगर किसी चीज़ की संभवतः अगर अरेंज हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। साथ में अगर संभव हो तो जिसको नींद, जैसे बहुत नींद की किसी को समस्या है, तो हल्का सा कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या नेचुरल साउंड्स जो होते हैं वो वाला म्यूज़िक, कोई हल्का सा बिल्कुल कम आवाज़ में वो चालू कर सकते हैं आप। जहाँ आप लेटने वाले हैं, जिस पलंग पर लेटने वाले हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, चादर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तकिया साफ़ सुथरा हो। अब हमें वहाँ लेटना है। लेट करके सीधे लेटे हम रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करें। रिलैक्सेशन टेक्निक में सीधे लेट करके हथेलियाँ आसमान की तरफ करी, पैर थोड़े थोड़े से दूर कर लिए, पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बना ली और आंखें हल्के से बंद करके गर्दन को किसी भी अवस्था में जहाँ वो कंफर्टेबल महसूस करे अपने आप को, वहाँ रखिए। और फिर श्वास पर पूरा ध्यान लगाना है। पूरा मन श्वास के आने और श्वास के जाने पर केंद्रित कर देना है और श्वास को गिनना है। श्वास के आने और जाने पर मन को केंद्रित कर दिया और श्वास को गिनना है। मैंने पिछली बार बोला था, पिछले वाले भाग में, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिकेशन। तो मेडिटेशन जो है यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक हवा नहीं है कि मेडिटेशन, ध्यान बोला तो ध्यान का मतलब पता नहीं क्या होगा, हमको भगवा वस्त्र पहनने पड़ेंगे और जनेऊ धारण करना पड़ेगा और बाल पूरे हटवाने पड़ेंगे, माथे पर तिलक लगाना पड़ेगा, तभी हम ध्यान करने के योग्य माने जाएंगे। ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब होता है आप अपने मन को शरीर पर केंद्रित कर दें। अगर पूरे तरीके से, तो ये आपके लिए ध्यान ही है। मन को आपने श्वास पर लगाया, श्वास के आने और श्वास के जाने पर पूरे तरीके से मन को केंद्रित कर दिया, आंखें बंद कर रखी हैं। अब हम बाहरी विषयों से मन को हटाकर आंतरिक विषय पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको प्रत्याहार बोलते हैं योग में। और ध्यान की बात मैंने, मुझे जहाँ तक याद है, पहली बार की है। सामान्य तौर पर ध्यान की बात मैं कम करता था, लेकिन हम प्रत्याहार ही कर लें ये हमारे लिए बहुत है। प्रत्याहार किया, प्रत्याहार के बाद जो बारी आती है वो आती है धारणा की। हम प्रत्याहार ही कर लेंगे, श्वास पर मन को पूरे तरीके से केंद्रित करके, आंखों को बंद करके, बाहरी विषयों से मन को हटाकर अपने श्वास पर लगाना है। और श्वास किस तरीके से अंदर प्रवेश कर रही है, किस तरीके से श्वास हमारे शरीर से बाहर आ रही है। अगर हम इस पर पूरा मन केंद्रित कर लें, लोग कहते हैं इस पर ध्यान लगाएं, इस पर ध्यान लगाना थोड़ी होता है, इस पर तो मन को केंद्रित करना है। तो ये जो प्रत्याहार है, मेरे हिसाब से तो यही हम कर लें तो मोर देन एनफ है हमारे लिए। लेकिन इसको हम ईमानदारी से करें, मन भटके नहीं, स्थिर पूरे लेट जाएं बिल्कुल। उसके बाद हमारे शरीर में कहीं हिलन डुलन ना हो। मन विचलित होगा तो हिलेगा डुलेगा। विचलित कब होगा? जब हम एक ऑब्जेक्ट से मन को हटाएंगे, दूसरे पर लगाएंगे। तो एक ऑब्जेक्ट पर लगाया हुआ है बड़े, और ऐसे करके बहुत गहन प्रयास नहीं करना है, सहज प्रयास करना है।
सहज प्रयास करते करते, करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, सब होगा, धीरे धीरे करके होगा। तो अगर यही कर लिया हमने तो पूरे तरीके से हम मानसिक रोगों से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। पूरे तरीके से मानसिक रोग हमारे ख़त्म हो सकते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, एमडीपी हो, या फिर आजकल और जो समस्याएं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में रखी जा रही हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी समस्या हो, हम इनसे आराम पा सकते हैं। मीनवाइल हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर बहुत एग्रेवेटेड कंडीशन में किसी को कोई समस्या हो रही है तो हमसे बहुत ज़्यादा विशेष और जो स्पेशल नॉलेज केवल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जिनके पास होती है उनको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। तो उनका मार्गदर्शन हम भी ले सकते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम जो जानते हैं वही बहुत है। हम उनका मार्गदर्शन अगर लेने जाएं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कुछ लोग जो इस डिपार्टमेंट में हैं, जिनसे मेरी अपने टॉपिक्स को लेकर के वो मुझसे कुछ पूछते रहते हैं, मैं उनसे कुछ पूछता रहता हूं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर किसी के आपस में मिलने से किसी तीसरे का फायदा हो रहा है, तो अगर हम अपने ज्ञान और थोड़ा उनके ज्ञान को, थोड़ा अपने ज्ञान को मिला करके किसी मरीज को पूरे तरीके से स्वस्थ करने में उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि अगर कोई एग्रेवेटेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का केस है तो हम किसी साइकेट्रिस्ट की भी ओपिनियन साथ में लें। ज़रूरत लगे तो कुछ मेडिकेशंस भी साथ में मीनवाइल चलते रहें जब तक हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होना चालू हो रहा है। और साइकेट्रिस्ट तो खुद भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स बना रखे हैं। वो सेंटर्स बनाए हैं इसीलिए तो बनाए हैं, वहीं रखना है, अच्छा नेचुरल एटमॉस्फेयर रहेगा, योगा कराया जाएगा, टहलाया जाएगा, अच्छा खाना खिलाया जाएगा, यही तो हमारा काम है। तो अपने काम और उनके मेडिकेशन से हम मरीज को बैलेंस कंडीशन में लेके आ जाएं और फिर हम कोशिश करें कि मेडिकेशन धीरे धीरे करके छूटे। ये वो भी चाहते हैं, मरीज भी यही चाहता है, साइकेट्रिस्ट भी यही कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे करके मेडिकेशन छूटे, और हमारा भी यही प्रयास है। तो ये चीज़ें हम ज़रूर फॉलो अप पर लें। इसमें अगर कहीं कोई समस्या, किसी को कोई संदेह हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।